हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल बी का यूनिट 9 जो कि है रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में फ्रेंड कि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था पेमेंट का, तो वो बेसिकली जो है चेक और ड्राफ्ट हुआ करता था, तो जिसको हम लोग पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कहते थे। तो जब इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जब आरबीआई ने लागू किया, तो उसके बाद जो ये पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के जो ट्रांजेक्शन थे वो नियर बाई 60% जो है वो रह गए, और अभी प्रेजेंट में जो इनका शेयरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 11% तक ही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है उसके आने के बाद पेपर ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी कम हुआ। तो हम लोग रेमिटेंस प्रोडक्ट्स में देखेंगे सबसे पहले क्या क्या है। तो जो दो मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं रेमिटेंस के जो पेपर बेस्ड हैं वो है बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो बैंकर्स चेक जो होते हैं वो नॉर्मली लोकल पेमेंट्स जो है वो करने के लिए इशू किए जाते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह और एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह जो है इसको इशू किया जा सकता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि आरटीजीएस, एनईएफटी और एनईसीएस ये जो है मोस्टली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो क्लियरिंग हाउसेज, एमआईसीआर सेंटर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज यानी कि ईसीएस, ये दो डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। और ये जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट सिस्टम है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत जो है वो काम करता है। इंडिया में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई का सेटअप किया गया, और एनपीसीआई का मेनली काम जो होता है ये रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को ये करती है, प्रोसेस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। फिर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रेंड्स ये हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो एनईएफटी सिस्टम में क्या क्या जो है फैक्टर्स काम करते हैं, तो ये जो है ये 1-to-1 ट्रांसफर जो है वो फैसिलिटेट करता है फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल अकाउंट। एनईएफटी जो है ये डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है, जहां पे कि जो सेटलमेंट होते हैं ट्रांजैक्शंस के वो बैचेस में होते हैं। ऐसे लोग जिनका कि अकाउंट नहीं है वो भी एनईएफटी ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैपिंग है कि ये 50,000 तक जो है मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कस्टमर को उनका फुल केवाईसी डिटेल जैसे उनका कंप्लीट एड्रेस, आईडी प्रूफ, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक को देनी होती हैं। The remittance through NEFT RTGS is being transmitted through Structured Financial Messaging Systems SFMS। फ्रेंड्स ये NEFT और RTGS जो है वो SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो बेसिस पे काम करता है। NEFT जो है इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, जिसको कि हम लोग इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी भी कहते हैं। एनईएफटी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। एनईएफटी में कोई भी अमाउंट जो है वो आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर कोई कैश बेस्ड रेमिटेंस विद इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉर नेपाल ये लिमिटेड है अप टू 50,000 रुपीज तक। तो सेटलमेंट जो है वो बेसिकली सेंट्रली होता है एनईएफटी में या आरटीजीएस में, जो कि मुंबई में है। एनईएफटी में हाफ आवरली माने हर आधे घंटे पे बैचेस रन होती हैं, और यहाँ 23 सेटलमेंट बैच जो होता है वो काम करता है बिटवीन 8 AM एंड 7 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये वर्किंग डेज में काम करता है एक्सेप्ट सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ, यानी कि जिस दिन भी हॉलीडे है उस दिन जो हमारा एनईएफटी का सिस्टम है वो बंद रहता है, ये सिर्फ वर्किंग डे में काम करेगा। तो एनईएफटी में कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो पार्टिसिपेटेड होते हैं। सबसे पहला तो इनवर्ड ट्रांजैक्शन, और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता है। जैसे अगर बाहर से कोई एनईएफटी ट्रांजैक्शन जो है वो आ रही है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है आउटवर्ड ट्रांजैक्शन एट ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांचेस, यानी कि आउटवर्ड ट्रांजैक्शन का मतलब
जो भी हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं वो आउटवर्ड ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होंगे। तो इसके लिए जो चार्जेस हैं अप टू 10,000 ये ₹250 प्लस जीएसटी है, सॉरी ₹2.50 प्लस जीएसटी। और 10,000 से 1 लाख तक ये ₹5 प्लस जीएसटी। और 1 लाख से 2 लाख तक ये ₹15 प्लस जीएसटी। एंड अबव 2 लाख ये 25 प्लस जीएसटी। और जो ओरिजिनेटिंग बैंक्स होती हैं उनको एक नॉमिनल चार्जेस पे करना होता है 25 पैसा फॉर ईच ट्रांजैक्शन टू द क्लियरिंग हाउस। दिस चार्जेस कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स बाय द बैंक। ये जो 25 पैसे का जो चार्ज है फ्रेंड, ये हर बैंक को जो है क्लियरिंग हाउस को पे करना होता है और इसके लिए बैंक जो है वो कस्टमर को चार्ज नहीं करती है। ये ट्रांजेक्शन जो है वो सेटल्ड होते हैं B+2 टाइमिंग के बीच में, यानी बैच +2 टाइमिंग। बेनिफिशियरी कैन एक्सपेक्ट टू गेट क्रेडिट फॉर द नेफ्ट ट्रांजेक्शन विद इन 2 बिजनेस आवर फ्रॉम द बैच, यानी कि जो बैच का टाइमिंग है ½ आवर एंड +2 बिजनेस आवर, यानी कि 2.5 आवर्स। तो एक एनईएफटी को सेटल्ड होने में मिनिमम 2.5 आवर्स लग सकते हैं। फिर है रिटर्न दी ट्रांजेक्शन। अगर कोई एनईएफटी ट्रांजेक्शन जो है वो रिटर्न होता है तो वो 2 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बैच, यानी बैच के कंप्लीट होने के 2 घंटे के बाद वो जो है रिटर्न आएगा रेमिटर के अकाउंट में। इफ द एनईएफटी ट्रांजेक्शन इज नॉट क्रेडिटेड और रिटर्न विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम देन द बैंक्स आर लायबल टू पे पेनल इंटरेस्ट टू द अफेक्टेड कस्टमर्स। अगर कोई एनईएफटी ट्रांजेक्शन जो है वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर कस्टमर के अकाउंट में वापस नहीं आता है तो बैंक जो है वो लायबल होती है उसको पेनल इंटरेस्ट पे करने के लिए कस्टमर को। और ये जो पेनल इंटरेस्ट है वो पे होगा, उसका रेट जो होगा वो RBI LAF रेपो रेट +2% फॉर द पीरियड ऑफ डिले टिल द डेट ऑफ रिफंड एज द केस में बी टू द अफेक्टेड कस्टमर्स अकाउंट। अभी एनईएफटी का प्रोसेस फ्लो क्या है? एनईएफटी का प्रोसेस फ्लो में मेनली जो है 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग ये होते हैं मेंबर, जिसमें सबसे पहला हो गया सेंडिंग बैंक जहाँ से एनईएफटी भेजा जाएगा। फिर है सेंडिंग सर्विस सेंटर, जिस बैंक से एनईएफटी भेजा जा रहा है उसका सर्विस सेंटर। उसके बाद एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर जहाँ पे कि जो क्लियरिंग है वो हैपन होगी। फिर है रिसीविंग सर्विस सेंटर, यानी जिस बैंक को एनईएफटी भेजा गया है उस बैंक का सर्विस सेंटर और उसका बेनिफिशियरी ब्रांच। तो ये मेनली जो है 5 पार्टिसिपेटिंग मेंबर होते हैं एनईएफटी में। अभी ये कैसे ऑपरेट होता है इसके स्टेप्स दिए हुए फ्रेंड्स, ये हम लोग सब लोगों को पता है। सबसे पहले कस्टमर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा बैंक में, जिसमें उसको जो भी पर्टिकुलर्स डिटेल है वो बैंक को फर्निश करने होते हैं, जिसमें कि बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। डेस्टिनेशन बैंक, बैंक का ब्रांच नेम। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, जो ओरिजिनेटिंग बैंक है वो प्रिपेयर अ मैसेज, जो एनईएफटी मैसेज हम लोग करते हैं सिस्टम के थ्रू, वो मैसेज जो है वो क्रिएट करेगा और सेंड करेगा। उसके बाद जो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर है वो उस मैसेज को पुल करेगी और उसको फिर फॉरवर्ड करेगी। कहाँ फॉरवर्ड करेगी? जो डेस्टिनेशन बैंक है उसके पास। और उसके बाद जो भी फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है वो प्रिपेयर करके, अकाउंटिंग करके, जो रिसीविंग फंड है वो ओरिजिनेटिंग बैंक के अकाउंट से डेबिट करके जो डेस्टिनेशन बैंक का अकाउंट है वहाँ पे क्रेडिट करेगी। बैंक वाइज रेमिटेंस मैसेज आर फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन बैंक थ्रू देयर पूलिंग सेंटर। तो जो भी मैसेज फॉरवर्ड होंगे वो पूलिंग सेंटर के थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन बैंक तक फॉरवर्ड किए जाएंगे। उसके बाद जो डेस्टिनेशन बैंक है उसको जब ये इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज रिसीव होगा फ्रॉम द क्लियरिंग सेंटर, देन वो जो बेनिफिशियरी कस्टमर का अकाउंट है उसके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर देगी। तो एनईएफटी कैन बी यूज टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम और टू एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। जो एनआरई एनआरओ अकाउंट है वहां पे भी आप एनईएफटी के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एवरी पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड एडमिटेड इंस्टीट्यूशन शैल ओपन एंड मेंटेन इन द एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर। जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं जो कि एनईएफटी आरटीजीएस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपना एक अकाउंट जो है वो मेंटेन करना होता है एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर मुंबई के साथ, जिसको कि सेटलमेंट अकाउंट कहते हैं। ये सेटलमेंट अकाउंट जो है सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द फंड ट्रांसफर एग्जीक्यूटेड अंडर द एनईएफटी सिस्टम। अगर एनईएफटी सिस्टम के थ्रू कोई भी ऑब्लिगेशन अराइज होता है बैंकों का फंड ट्रांसफर के लिए तो वो इसी अकाउंट के थ्रू सेटल्ड होता है। अभी एनईएफटी का राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है वो कस्टमर और बैंक का क्या क्या है,
तो जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है उनको जो है सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन करना होता है। फंड ट्रांसफ़र का जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के द्वारा इशू किया जाना चाहिए, और फॉर्मेट जो है वो हमेशा जो भी उसमें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। कस्टमर जो है वो जो पर्टिकुलर्स प्रोवाइड कर रहा है बैंक को उसकी एक्यूरेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो भी वो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह फिलअप कर रहा है उसकी एक्यूरेसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कस्टमर की होती है। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है फ्रेंड्स, जो कि कस्टमर अगर प्रूफ करे कि ये उसके द्वारा नहीं किया गया है, तो उसको कोई भी उसमें लॉस नहीं होगा। फिर है कस्टमर शैल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इन हिज अकाउंट। अगर कोई कस्टमर जो है आरटीजीएस या एनईएफटी रिक्वेस्ट अगर बैंक को देता है तो उसको अपने बैंक अकाउंट में जो है सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल रखना है। और पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो इरिवोकेबल होता है अगर ये एक बार एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो। अगर फंड ट्रांसफर के कंप्लीशन में अगर कोई डिले होता है तो ये बैंक की लाइबिलिटी होती है कि वो कस्टमर को जो है कंपनसेशन जो है वो पे करेगा, जो कि आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द बैंक रेट फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन केस द डिले ऑफ पेमेंट एंड रिफंड ऑफ अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द बैंक रेपो रेट अप टू द डेट ऑफ रिफंड। जब तक उसको रिफंड नहीं मिल जाता है तब तक उसको बैंक का रेपो रेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट रेट जो है जितना देर के लिए डिले हो रहा है उसका पेमेंट उतने देर तक के लिए उसको पे करना होगा बैंक को। उसके बाद जो क्लेम कंपनसेशन है वो सेंडिंग बैंक जो भी जितने देर के लिए उसको डिले हो रहा है वो उसको कंपनसेट करेगी। तो जो सेंडिंग बैंक है वो यहाँ पे कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होती है कस्टमर को। कस्टमर्स कैन कंप्लेन टू द बैंकिंग ओम्बुड्समैन इफ द कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व विद इन 30 डेज। कस्टमर जो है अगर आरटीजीएस एनईएफटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्प्यूट है, कोई कंप्लेन है, अगर वो उसको 30 डेज में रिजॉल्व नहीं होता है तो वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकता है। अभी एनईएफटी के एडवांटेज क्या क्या है? तो एनईएफटी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी फिजिकल चेक या डिमांड ड्राफ्ट को भेजने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हम लोग क्लियरिंग में भेजते हैं। बेनिफिशियरी को अपने बैंक या ब्रांच को विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिशियरी को कोई भी लॉस या थेफ्ट के लिए जो लॉस बेयर है उसके लिए वो लाइबल नहीं होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट जो है वो कम लगता है कोई भी आरटीजीएस एनईएफटी भेजने के लिए। और क्रेडिट कंफर्मेशन जो है वो भी सेंडर को और क्रेडिटर जो बेनिफिशियरी है उसको रिसीव होता है। रेमिटर कैन इनिशिएट द रेमिटेंस फ्रॉम हिज होम। अगर कोई कस्टमर के पास इंटरनेट बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है तो वो अपने घर से भी जो है ये रेमिटेंस इनिशिएट कर सकता है। और ये रियल टाइम ट्रांसफ़र और फंड होता है और ये काफ़ी सिक्योर्ड मैनर में जो है वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्लियरिंग सेंटर है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको कि हम लोग आरटीजीएस कहते हैं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है फ्रेंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और यहाँ पे जो है सेटलमेंट ऑफ फंड इंस्टेंट होता है। और रियल टाइम का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड, यानी कि जब आपको जो इंस्ट्रक्शन रिसीव हुआ उसको उसी टाइम प्रोसेस करना। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि फंड ट्रांसफ़र जो है वो कैरिड आउट इंडिविजुअली, यानी इंडिविजुअली ये सेटल्ड होता है। जैसे कि एनईएफटी में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैचेज में सेटल्ड होते हैं, लेकिन आरटीजीएस में क्या है कि ये 1 by 1 बेसिस पे जो है ट्रांजैक्शन सेटल्ड होता है। अभी आरटीजीएस का प्रोसेस फ्लो क्या है, इसका भी सेम प्रोसेस फ्लो है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो रेमिटेंस है कम्युनिकेटेड थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस, जो एसएफएमएस है उसके थ्रू ये मैसेजिंग प्रोसेस होता है। सेटलमेंट फॉर द मैसेज इज मेड ऑन ए ग्रॉस बेसिस, यहाँ पे जो मैसेज है वो ग्रॉस बेसिस पे सेटल्ड होता है। रेमिटेंस आर क्रेडिटेड ऑन ए डायनेमिक बेसिस एंड सेटलमेंट इज ऑल्सो मेड ऑन द डायनेमिक बेसिस। ये इंस्टेंट जो है वो क्रेडिट होता है। तो जो आरटीजीएस ट्रांजैक्शन है वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, दूसरा है कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शन और तीसरा है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो हैं वो उनको अगर कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना होता है तो वो उसके थ्रू जो है फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके अकाउंट में। कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है ये कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पे कि कस्टमर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पेमेंट मैसेज के साथ। और तीसरा है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन, जिसमें कि आरबीआई सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट करती है और ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन की तरह सेटल्ड होता है। तो
इंटर बैंक पेमेंट जो है वो मेनली अराइज होता है ट्रेजरी ऑपरेशंस में। अगर कोई ट्रेजरी ऑपरेशन बैंक का कोई अगर इंटर बैंक अगर फंड ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो वो इंटर बैंक पेमेंट के थ्रू होगा। और जो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन है वो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में अगर फंड ट्रांसफर हो रहा है तो उसके थ्रू होगा। और ओन अकाउंट ट्रांजेक्शन में अगर आरबीआई के अकाउंट से कोई अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बैंक का, तो वहाँ पे बैंकों को एक लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है जिसका जो लिमिट है वो आरबीआई प्रिस्क्राइब करके रखा है, तो वो ओन अकाउंट ट्रांजेक्शन में कैटेगराइज होगा। अभी मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस का सबको पता है फ्रेंड, ये मिनिमम 2 लाख होता है। अभी इसमें क्या क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहला जो है रिक्वेस्ट मैंडेट जो कि कस्टमर देगा, जिसमें कि कस्टमर को अमाउंट जिसको वो भेज रहा है उसका अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नेम, आईएफएससी नंबर, बेनिफिशियरी का नाम, उसके बाद बेनिफिशियरी के बैंक और ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी का, एंड सेंडर टू रिसीवर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अगर भेजना है तो वो भी कस्टमर आरटीजीएस के थ्रू भेज सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको फॉर्म में मेंशन करनी होती है। तो ओरिजिनेटिंग बैंक जो है वो डेबिट करेगा अकाउंट को और स्ट्रक्चर्ड मैसेज जो है अंडर आरटीजीएस वो क्रिएट करेगा। उसके बाद मैसेज आफ्टर ऑथेंटिकेशन ये कम्युनिकेट होगा पेमेंट सिस्टम गेटवे के थ्रू, जो कि सेंट्रल हब के द्वारा रूट होगा। जब मैसेज ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये मैसेज जो है ये प्रोसेस होगा। कैसे प्रोसेस होगा? बाय डेबिटिंग फ्रॉम द सेंडर बैंक एंड क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी बैंक। यानी जो क्लियरिंग हाउस में जो अकाउंट होता है बैंकों का, तो एक बैंक का अकाउंट डेबिट करके दूसरे बैंक के सेटलमेंट अकाउंट में जो है फंड क्रेडिट होगा। फिर बेनिफिशियरी बैंक जो है उस ट्रांसमिट मैसेज को बेनिफिशियरी ब्रांच जहाँ पे कि बेनिफिशियरी का अकाउंट है उस ब्रांच में क्रेडिट कर देगा। बैंक वुड बी मेंटेनिंग सेटलमेंट्स अकाउंट सेपरेटली विद आरबीआई। बैंक जो है हर बैंक सेटलमेंट अकाउंट आरबीआई के साथ मेंटेन करता है और इसमें कोई अगर शॉर्टफॉल अराइज हो तो वहाँ पे आरबीआई जो है वो टेम्पोररी लिक्विडिटी जो है वो भी प्रोवाइड करता है। अभी ये और कब कब आरटीजीएस का टाइमिंग है फ्रेंड्स, ये भी ऑल डे वर्किंग है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड हॉलीडेज। जो भी वर्किंग डे है वहाँ पे आरटीजीएस काम करेगा। कट ऑफ टाइमिंग जो है, ये तो टाइमिंग अभी फ्रेंड चेंज हो चुका है, तो ये मैं आपको बाद में जो है अपडेट करा दूंगी। और चार्जेस जो है वो आरटीजीएस के लिए जो इनवर्ड ट्रांजेक्शन है उसके लिए फ्री है। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में 2 लाख से 5 लाख तक ये 25 रुपया एंड मैक्सिमम 30 रुपीज़, एबव 5 लाख में 50 रुपीज़, मैक्सिमम ऑफ 55 रुपीज़ तक ये चार्जेस है। अभी बेनिफिशियरी बैंक जो है उसको बेनिफिशियरी अकाउंट जो है विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफ़र मैसेज, यानी कि ट्रांसफ़र मैसेज जब उसको रिसीव होता है तो 30 मिनट्स के अंदर जो है कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करना होता है। तो फ्रेंड्स जो बैंकों में है कस्टमर ऑलवेज ये क्वेश्चन करते हैं कि एनईएफटी भेजने में वो बेनिफिशियरी के पास कब तक पहुंचेगा और आरटीजीएस जो है वो कब तक पहुंचेगा। तो मिनिमम जो है आरटीजीएस में आपको 30 मिनट्स का टाइम और एनईएफटी में 2.5 घंटे का टाइम जो है वो लगता है। अभी डिस्टिंक्शन बिटवीन आरटीजीएस एंड एनईएफटी, आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है? तो आरटीजीएस जो है वो ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है और एनईएफटी जो है वो नेट सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो 1-to-1 बेसिस पे जो है वो प्रोसेस होती है, और एनईएफटी नेट सेटलमेंट का मतलब है कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो बैचेज में एंड एक स्पेसिफिक टाइम्स के बेसिस पे वो रन करती है और प्रोसेस होती है। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख है, लेकिन एनईएफटी में कोई भी मिनिमम अमाउंट का बाउंडेशन नहीं है। आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम यानी पुश ट्रांसफर बेसिस पे जो है वो काम करती है और एनईएफटी जो है वो साइकिल में प्रोसेस होता है। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा क्लियरिंग ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रेमिटेंस प्रोडक्ट, वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट या रिसीट है जहाँ पे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर हो। तो जैसे बल्क पेमेंट ऑफ अमाउंट करना होता है टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, बल्क कलेक्शन ऑफ अमाउंट अगर कुछ है जैसे कि लोन इंस्टॉलमेंट, टैक्स कलेक्शन, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईसीएस के थ्रू होती हैं। ईसीएस में जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है वो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू ऑपरेट होता है और इसको एनपीसीआई जो है वो कंडक्ट करती है।
अभी ईसीएस के वेरिएंट्स क्या क्या है? ईसीएस के मेनली दो वेरिएंट्स है फ्रेंड्स। पहला है ईसीएस क्रेडिट और दूसरा है ईसीएस डेबिट। तो ईसीएस क्रेडिट में है जैसे कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसको लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना है, जैसे कि किसी को अगर सैलरी पेमेंट भेजना है या पेंशन भेजना है या डिविडेंड इंटरेस्ट भेजना है, तो ईसीएस क्रेडिट जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे यूज़र को जो बेनिफिशियरी का डिटेल है वो सबमिट करना होता है और किस डेट को पेमेंट करनी है वो वहाँ पे मेंशन करनी होती है। ईसीएस सेंटर फिर क्या करता है कि जो भी स्पॉन्सर बैंक है जहाँ पे कि जो सेंडर है उसका अकाउंट मेंटेन होता है, उस अकाउंट को डेबिट करके जो डेस्टिनेशन बैंक है जहाँ पे कि जो बेनिफिशियरी है उनका अकाउंट मेंटेन होता है वहाँ पे उसको क्रेडिट पहुँचाती है। ईसीएस को भी एनआरई और एनआरओ अकाउंट जो है इन द कंट्री वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जा सकता है। अभी अगर ईसीएस में किसी फंड ट्रांसफ़र में डिले हो तो वहाँ पे बैंक जो है वो लायबल होती है पीनल इंटरेस्ट पे करने के लिए। और ये भी पीनल इंटरेस्ट फ्रेंड्स एज हमारा एनईएफटी और आरटीजीएस में जो था आरबीआई एलएफ रेपो रेट प्लस 2%, ये बैंक जो है वो लायबल होती है पे करने के लिए अगर सेटलमेंट में कोई अगर लेट हो तो। और ये जो क्लेम मिलेगा वो डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर को मिलेगा ईसीएस क्रेडिट के मामले में। अभी नेक्स्ट जो है ईसीएस डेबिट। ईसीएस डेबिट क्या है? ईसीएस डेबिट में जैसे अगर किसी को जो है लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट डेबिट करना है तो वो हम लोग ईसीएस डेबिट के थ्रू करते हैं। तो ईसीएस डेबिट यूज़र जो है उसको कस्टमर का डिटेल्स जो है वो सबमिट करना होता है। तो ईसीएस सेंटर जो है ये डेबिट इंस्ट्रक्शन जो है वो पास करेगी डेस्टिनेशन बैंक को, मतलब जहाँ से पैसे आने हैं। डेस्टिनेशन बैंक जो है वो उसके पास जो भी कस्टमर के अकाउंट है वो उसको डेबिट करके फिर जो क्रेडिट है वो स्पॉन्सर बैंक के अकाउंट को जो है वो भेज देगी। ईसीएस जो है ये ईसीएस डेबिट फ्रेंड्स मेनली हम लोग बैंकों में यूज़ करते हैं ईएमआई कलेक्शन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा जो है एग्जाम्पल है। अभी कोई भी कस्टमर अगर चाहे तो वो अपना ईसीएस मैंडेट या क्रेडिट जो ईसीएस क्रेडिट या ईसीएस डेबिट का जो मैंडेट उसने बैंकों को दे रखा है वो उसको स्टॉप कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है, जिसके लिए कस्टमर को प्रायर नोटिस देना होता है। और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम लोग स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक का इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ये उसी बेसिस पे काम करता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है फ्रेंड कि आरबीआई के नोटिफिकेशन के बेसिस पे अभी कोई भी बैंक जो है फ्रेश पीडीसी चेक या फॉर ईएमआई वो नहीं ले सकती है। शैल बी एक्सेप्टेड बाय लेंडिंग बैंक्स इन लोकेशन वेयर द फैसिलिटी ऑफ ईसीएस आरईसीएस इज अवेलेबल। जहाँ पे ईसीएस आरईसीएस डेबिट अवेलेबल है वहाँ पे कोई भी बैंक जो है वो पीडीसी चेक या ईएमआई कलेक्शन चेक जो है वो कस्टमर से नहीं ले सकती है। अगर किसी बैंक के पास पीडीसी चेक अवेलेबल भी है तो वो उसको ईसीएस या आरईसीएस डेबिट में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है वो डिसऑनर होता है इनसफिशिएंट ऑफ फंड की वजह से, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उसको सेम राइट मिलता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 सेक्शन 25, जैसा कि चेक जब डिसऑनर होता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दोनों के जो है प्रावधान सेम ही है। इसमें भी अगर कोई डिसऑनर होता है फॉर इनसफिशिएंट फंड तो यहाँ पे 2 years एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और बोथ जो है वो पनिशमेंट इसमें रखा गया है। अभी कैटेगराइज ऑफ ईसीएस स्कीम। ईसीएस स्कीम में क्या क्या है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं ईसीएस के। पहला है लोकल ईसीएस, दूसरा है रीजनल ईसीएस और तीसरा है नेशनल ईसीएस। तो जो लोकल ईसीएस है वो अभी फिलहाल 81 सेंटर्स या लोकेशन अक्रॉस द कंट्री जो है वो है। यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस कवर्ड हैं जो कि एक क्लियरिंग हाउस के अंडर में कवर हैं। तो ऐसे जगहों पे लोकल ईसीएस है और ये जो है आइदर आरबीआई या फिर वहाँ का जो डेजिग्नेटेड या लीड बैंक है उसके थ्रू इसको प्रोसेस किया जाता है। रीजनल ईसीएस जो है ये अभी 9 सेंटर में अवेलेबल है और ये सारे कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस इन अ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट में एप्लीकेबल है और ये ऑपरेट होता है आरबीआई के थ्रू। फिर है नेशनल ईसीएस। नेशनल ईसीएस जो है एक सेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ ईसीएस है और ये जो है मेनली मुंबई से ऑपरेट होता है और ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेज हैं ये सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसको जो है आरबीआई ऑपरेट करता है।
तो ईसीएस में जैसे हमने पहले देखा फ्रेंड्स, कस्टमर जो है वो इंटाइटल्ड होता है विड्रॉ करने के लिए, उसका जो मैंडेट है या डेबिट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि क्रेडिट में था वैसे ही डेबिट में भी है, कस्टमर जब चाहे तब विड्रॉ कर सकता है अपना मैंडेट। ईसीएस के एडवांटेज क्या क्या हैं, इसमें ये एडवांटेज है फ्रेंड्स कि आपको जो है अगर कोई पीरियोडिक और मतलब हर बार अगर कोई पेमेंट करनी है, बार बार फ्रीक्वेंट पेमेंट है, तो उसके लिए आपको बार बार जो है इंस्ट्रक्शन या चेक इशू करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको कोई फॉलोअप भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो एज पर साइकिल जो है वो सेम डेट एवरी मंथ या जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है क्वार्टरली हाफ ईयरली तो वो डेबिट हो जाता है। ये हैजल फ्री है क्योंकि इसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है, आपको बार बार जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। और ये प्रोसेस जो है फ्लेक्सिबल भी है, अगर कोई चाहे अपना मैंडेट मॉडिफाई करना या चेंज करना या स्टॉप करना तो वो ईजिली कर सकता है। अभी नेक्स्ट जो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी एनएसीएच सिस्टम। तो ये जो है ये ठीक ईसीएस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो है हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो कि रिपीटिटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर हैं वो इसमें जो है प्रोसेस किए जा सकते हैं। यूज फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शन, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, जो भी बल्क ट्रांजेक्शन है वो इसमें किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया फ्रेंड्स, एनएसीएच जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और जो भी कोर बैंकिंग इनेबल्ड बैंक ब्रांचेज हैं ये सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। ये इसका जो है रूल जो है वो सिंगल है, सिंगल सेट ऑफ रूल, यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जो है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वो प्रोवाइड किया जाता है। ये फिनेंशियल इंक्लूजन को भी सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन। अभी जो भी डीबीटी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जैसे गैस सब्सिडी जो है अभी डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो ये सब एनएसीएच के थ्रू ही पॉसिबल है। और एनएसीएच वो एनपीसीआई के साथ मिलकर जो है ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। और जो भी डीबीटी ट्रांजेक्शन है उसमें आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन जो है उसी के थ्रू डीबीटी ट्रांजेक्शन जो है वो पॉसिबल है। अभी एनएसीएच में जो डिफरेंट पार्टीज हैं वो कौन कौन है, तो यहाँ भी सेम फ्रेंड्स, जो सबसे पहला है वो है स्पॉन्सर बैंक, जहाँ से कि जो है ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट होगा। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बैंक, जहाँ पे पेमेंट भेजा जा रहा है उसको भी हम लोग डेस्टिनेशन बैंक कहते हैं। प्रोसेस ट्रांजेक्शन थ्रू एनएसीएच, प्रोसेस मैंडेट्स एंड अपडेट द आधार मैपर। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसेस भी होगा, मैंडेट प्रोसेस होगा और आधार मैपर भी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र। यूज़र मतलब कोई भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि स्पॉन्सर बैंक के थ्रू जो पेमेंट है वो भेज रहा है और उनका अकाउंट जो है वो स्पॉन्सर बैंक के साथ मेंटेन होगा, तो ऐसे कस्टमर्स को हम लोग यूज़र्स कहेंगे। फिर है क्लियरिंग टाइम्स। तो फ्रेंड एनएसीएच का जो टाइमिंग है वो अभी मल्टीपल प्रेजेंट कर सकता है, और जो सेटलमेंट है रिटर्न सेटलमेंट, सॉरी प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न सेटलमेंट, मतलब प्रेजेंट करना और रिटर्न सेटलमेंट ये दोनों ही मल्टीपल टाइम्स होता है ड्यूरिंग अ डे। फिर है सेटलमेंट फाइनलिटी, ये एज डिफाइंड इन सेक्शन 23 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के बेसिस पे काम करेगा। फिर है मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक एनएसीएच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का एक इसेंशियल पार्ट है। यहाँ पे है जो भी मैंडेट जो कस्टमर प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, और हर एक मैंडेट के लिए एक यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर यानी कि यूएमआरएन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एमएमएस जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट मैंडेट, डेब्टर एंड क्रेडिटर, इनिशिएटेड मैंडेट एंड ई मैंडेट, ये 3 तरह के मैंडेट जो है वो मेंटेन करता है। अभी मैंडेट अमेंडमेंट्स एंड मैंडेट कैंसिलेशन, ये ठीक वैसे ही जनरेट होगा फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई फ्रेश मैंडेट जनरेट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है तो उसमें अगर कोई मैंडेट या कैंसिलेशन हो तो उसके लिए भी एक जो है यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और ये रिक्वेस्ट जो है वो स्पॉन्सर बैंक के थ्रू भेजा जाना चाहिए, जो कि डेस्टिनेशन बैंक को भेजा जाएगा थ्रू एनपीसीआई। तो एनी कैंसिलेशन या अमेंडमेंट जो है वो हमेशा स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ही भेजा जाना चाहिए। तो अगर बैंक में कोई कस्टमर आकर आपको कहता है कि हम मुझे अपना मैंडेट जो है कैंसिल करना है या जो है स्टॉप करना है, और वो मैंडेट आपका बैंक अगर स्पॉन्सर बैंक नहीं है, सॉरी डेस्टिनेशन बैंक नहीं है, तो आपको उसको ऑनर करना है, आपको उसको प्रेजेंट करना है। ई मैंडेट जो है
इसमें कैपिंग है अमाउंट का 1 लाख रुपीज़ तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर कोई ईसीएस में या एनएसीएच में ई मैंडेट है तो उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना है, तो अप टू ₹1 लाख। अभी मैंडेट जो है उसके लिए टाइमिंग और पेनल्टी क्या क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर बिलो 3 लाख का मैंडेट है और ये 0 to 7 डेज अगर पेंडिंग है तो यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं है, और अगर ये 0 to 7 डेज के अंदर ऑनर हो जाता है तो ₹5 का इंसेंटिव है। अगर ये 8 to 10 डेज पेंडिंग है तो यहाँ पे कोई भी पेनल्टी या कोई भी इंसेंटिव नहीं है, और अगर ये बियॉन्ड 10 डेज अगर पेंडिंग है तो यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव नहीं है, और पेनल्टी जो है वो ₹10 पर मैंडेट बैंकों को पे करना है। अब 3 लाख एंड अबव का अगर कोई मैंडेट है तो वो अगर पेंडिंग है 0 to 10 डेज के लिए तो कोई पेनल्टी नहीं है, और इंसेंटिव ₹5 पर मैंडेट है। और अगर बियॉन्ड 10 डेज ये पेंडिंग है तो यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव नहीं है, उसके बदले आपको पेनल्टी लगेगा ₹10 पर मैंडेट का। प्रोसेसिंग चार्जेस, इसका प्रोसेसिंग चार्जेस जो है फ्रेंड्स वो ₹1.5 है, जिसमें कि ₹1 जो है वो इनिशिएटिंग बैंक देती है और 50 पैसा जो है वो रिसीविंग बैंक देती है। अभी इसका सेटलमेंट जो है वो कितने टाइम में होता है एनएसीएच का, तो ये 2 तरह से सेटल्ड होता है। पहला जो है वो है T+0 बेसिस यानी कि सेम डे क्रेडिट, और दूसरा जो है वो T+1 बेसिस यानी कि नेक्स्ट डे क्रेडिट। तो T+0 क्रेडिट या डेबिट में जो स्पॉन्सर बैंक है उसको बेनिफिशियरी का अकाउंट जो है वो एनएसीएच के थ्रू सेम डे डेबिट या क्रेडिट करना होता है, और T+1 क्रेडिट या डेबिट में जो है ये वेयर हाउस बेसिस पे होता है। और यहाँ पे जो इनवर्ड फाइल है वो मेंबर बैंक्स को एक दिन पहले शाम को जो है वो रिसीव होती है, जिसको कि उसको नेक्स्ट डे प्रोसेस करना होता है, जहाँ पे कि बैंक जो है वो नेक्स्ट सेटलमेंट डे में उसको प्रोसेस करती है। तो इसीलिए इसको T+1 क्रेडिट या डेबिट बोलते हैं। नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी एक तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इसको हम लोग शॉर्ट में AEPS भी बोलते हैं। ये ऑनलाइन इंट्रो ऑपरेबल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एट पोस्ट यानी पॉइंट ऑफ सेल या माइक्रो एटीएम के थ्रू जो है ये पेमेंट किया जाता है, और ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स या बैंक मित्रा वो करते हैं। इसके लिए भी आपको एक KYC कंप्लायंट बैंक अकाउंट की जरूरत है, जहाँ पे कि आपका आधार नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि AEPS के थ्रू जो है क्या क्या सर्विसेज जो है वो कस्टमर अवेल कर सकते हैं। तो कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट एंड आधार टू आधार फंड ट्रांसफर। AEPS में जब भी फंड ट्रांसफर होगा तो आधार टू आधार ही फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS। तो ये भी एक बिल पेमेंट सर्विसेज जो है जो कस्टमर नेटवर्क ऑफ एजेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को। तो RBI ने इसका कंसेप्ट जो है वो दिया था, जिस सिस्टम को जो है NPCI प्रोसेस करती है। ये वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल बिल्स प्रोवाइडिंग एन इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर बिल पेमेंट सर्विस टू ऑल कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। अगर किसी भी बिल का पेमेंट करना है एनी टाइम एनीवेयर तो वो आप एक वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, जहां से कि आप बिल पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, और इसको NPCI प्रोसेस करती है। अभी डिफरेंट पेमेंट चैनल्स जो भारत बिल पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो इनिशिएट किया जा सकता है मल्टीपल पेमेंट चैनल्स के थ्रू, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, मोबाइल वॉलेट, M-POS, कियोस्क, ATM। ये सारे चीज़ों में आप जब भी पेमेंट करने जाएंगे फ्रेंड, तो जैसे हम लोग ATM के थ्रू पेमेंट करते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट या परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा BBPS के थ्रू भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो यही आपका BBPS है। BBPS बिल पेमेंट अगर करते हैं आप ये थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो आप इसको BBPS के थ्रू भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें की पार्टिसिपेंट्स जो है वो कौन कौन है, तो सबसे पहला जो की पार्टिसिपेंट्स है वो BBPCU यानी कि सेंट्रल यूनिट, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। तो ये सेंट्रल यूनिट जो है ये NPCI को RBI ने ऑथराइज किया हुआ है, ये एक सेंट्रल यूनिट की तरह काम करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी बिजनेस स्टैंडर्ड रूल एंड प्रोसीड्योर है फॉर बिल पेमेंट, टेक्निकल बिल पेमेंट सिस्टम, वो इसको बनाता है और प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग यूनिट, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। सेंट्रल यूनिट हो गया भारत बिल पेमेंट में सेंट्रल यूनिट, फिर सेकंड है ऑपरेटिंग यूनिट। ऑपरेटिंग यूनिट है ये कोई भी इंटाइटी हो सकता है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया हुआ है, ये बैंक भी हो सकती है और नॉन बैंक भी हो सकती है। फिर है एजेंट इंस्टीट्यूशन। एजेंट इंस्टीट्यूशन जो है ये ऑन बोर्ड एजेंट की तरह काम करते हैं, या फिर ये कस्टमर सर्विस पॉइंट भी हो सकते हैं। अभी एजेंट्स,
अब एजेंट इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम करेंगे वो एजेंट, उनको हम लोग कहेंगे ये कस्टमर टच पॉइंट्स या कस्टमर सर्विस पॉइंट जो भारत बिल पे इकोसिस्टम में अवेलेबल है, उनको हम लोग एजेंट्स बोलेंगे। फिर है बिलर यूटिलिटी कंपनी, यानी जिस कंपनी या यूटिलिटी बिल जो है वो पे किया जाएगा बीबीपी के थ्रू, उसको हम लोग बिलर या यूटिलिटी कंपनी कहेंगे, जो कि इस सर्विस के थ्रू, बीबीपीएस सर्विस के थ्रू जो है पेमेंट रिसीव करेंगे फ्रॉम कस्टमर्स। अभी भारत बिल पे में किस किस तरह के बिल जो है वो पेमेंट किए जा सकते हैं, तो अभी फ्रेंड्स आरबीआई ने जो है वो स्पेसिफाई किया है इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम या किसी भी टेलीफोन कंपनी का लैंडलाइन का पोस्टपेड बिल जो है वो पे करना है, तो वो डीटीएच, गैस एंड वाटर, ये 5 चीज़ जो है उस जिसकी पेमेंट जो है भारत बिल पे के थ्रू किए जा सकते हैं। और इन फ्यूचर जो है इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्कूल फी, इंस्टीट्यूशन फी, क्रेडिट कार्ड, लोकल टैक्सेस, इनवॉइस पेमेंट जो है वो भी भारत बिल पे जो है वो कवर कर सकती है, जिसके थ्रू जो है आप पेमेंट, अपने बिल का पेमेंट या कोई भी आपका मंथली पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारा ये रेमिटेंस प्रोडक्ट्स का जो चैप्टर है यहीं खत्म हुआ। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।